यह कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन बनाई गई थी उसकी, जिसने हिंदुस्तान का पूरा भूगोल बदल दिया था। और कौन था इसे बनाने वाला? रेडक्लिफ। लेकिन क्या रेडक्लिफ को उस लड़की का दर्द पता है जिसका पीहर और ससुराल उस लाइन की वजह से दो देशों में बदल गया? ससुराल भारत में रह गया और पीहर पाकिस्तान में चला गया। रेडक्लिफ नहीं जानता उस सरवाहे का दर्द, जिसका जानवर चरते चरते रेडक्लिफ पार कर जाता है तो वह जानवर कभी वापस नहीं आ पाता। उसे पंजाब के उन किसानों के बारे में भी नहीं पता जिनके घर में एक पेड़ था, लेकिन उस पेड़ के फल पाकिस्तान में गिरते थे। और रेडक्लिफ को क्या पता बंगाल के उन घरों के बारे में जिसका आंगन भारत में रह गया और कमरे पाकिस्तान में, यानी आज के बांग्लादेश में चले गए। आजादी के पहले के भारत यानी आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों के इतिहास की अगर कोई शर्मनाक घटना हो तो वो थी भारत पाकिस्तान का बंटवारा, जिसे हमारे इतिहास में एक काला अध्याय बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम इस बंटवारे की लाइन का पूरा इतिहास जानेंगे कि कहां से इसका जन्म हुआ था, किन किन लोगों का इसमें हाथ था, किन किन चीजों को ध्यान में रखकर यह लाइन बनाई गई। बंटवारे के बाद पंजाब और बंगाल की क्या हालत हुई, इस लाइन पर जो जिले पड़ते हैं उनमें से कितने जिले आज भी विवाद में हैं, उन सब की बात करेंगे। तो आज आप बहुत कुछ जानेंगे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बारे में, तो वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। फरवरी 1947 में भारत के नए वाइसरॉय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को चुना गया, लेकिन उससे पहले भारत के वाइसरॉय लॉर्ड वेवेल द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच एक कच्ची सीमा रेखा खींच दी गई थी। लेकिन सही तौर पर यह कैसे तय करें कि कौन से प्रदेश भारत को दिए जाए और कौन से प्रदेश पाकिस्तान को दिए जाए, तो इस बंटवारे के लिए अंग्रेजों ने जून 1947 में साइरिल रेडक्लिफ को नियुक्त किया 40,000 रुपए देकर, खासकर बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए। अब यहाँ रेडक्लिफ एक वकील था जो इससे पहले न कभी भारत आया था और न यहाँ की संस्कृति की समझ थी उन्हें, बस भारत को बांटने का जिम्मा उन्हें सौंप दिया गया। शायद इसीलिए रेडक्लिफ बड़ा घबराया हुआ था। फिर 15 जुलाई 1947 को अंग्रेज सरकार ने यह ऐलान किया कि भारत में ब्रिटिश राज बस एक महीने के बाद यानी 15 अगस्त 1947 को समाप्त होगा, लेकिन बंटवारे के साथ, जिसमें एक होगा भारत संघ और दूसरा ब्रिटिश भारत में मुसलमानों की मातृभूमि के रूप में स्वतंत्र पाकिस्तान। उसके बाद 8 जुलाई 1947 को रेडक्लिफ पहली बार भारत आया और रेडक्लिफ को सीमा के बारे में फैसले करने के लिए सिर्फ 5 सप्ताह का समय दिया गया। आकर वो सबसे पहले उनकी कॉलेज के भूतपूर्व छात्र माउंटबेटन से मिले, जो उस समय भारत के वाइसरॉय थे। यहाँ पर जब रेडक्लिफ ने सीमा को लेकर सवाल पूछा तो खुद माउंटबेटन नहीं जानते थे कि जमीन का बंटवारा किस मापदंड पर होगा। उसके बाद वे नेहरू और जिन्ना से मिलने के लिए लाहौर और कलकत्ता गए। उस समय रेडक्लिफ ने यह आपत्ति जताई कि मुझे बहुत कम समय मिला है इस बंटवारे के लिए, 5 सप्ताह में इस काम को निपटाना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारतीय राजनीतिक दलों ने यह आग्रह किया कि 15 अगस्त को भारत से ब्रिटिश वापसी के साथ ही यह सीमा रेखा खींच दी जाए। इसलिए विवादों और देरी से बचने के लिए विभाजन गुप्त रूप से किया गया था। और आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि यह विभाजन की रेखा 9 अगस्त और 12 अगस्त के बीच तय हो चुकी थी, लेकिन प्रकाशित नहीं की गई। और 15 अगस्त को हमें आजादी मिल गई, उसके 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 के दिन यह रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बन गई। और यह बात सामने कैसे आई? तो 15 अगस्त से पहले ही कुछ उलटफेर हुए थे। जैसे सतलज नहर के मुख्य पूर्वी भाग को पहले पाकिस्तान को दिया गया था, लेकिन सरदार पटेल के कहने पर यह भाग भारत में मिल गया, क्योंकि इस भाग पर भारत की सेना के हथियारों का डिपो मौजूद था। अब बात करेंगे कि किस तरह से यह विभाजन हुआ था। उसके बाद बात करेंगे हिंसा की। तो वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, कुछ वैसा ही हुआ। अंग्रेज सरकार ने यह तय किया कि पाकिस्तान मुसलमानों की मातृभूमि बनेगा और भारत हिंदू बहुमत के साथ धर्मनिरपेक्ष देश बनेगा। यानी कि
जिस प्रांत में मुसलमान ज्यादा है वो प्रांत पाकिस्तान को मिलेगा, और जिस प्रांत में हिंदू या सिख या बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा है वो प्रांत भारत को मिलेगा। तो इससे उत्तर भारत के मुसलमान बहुल क्षेत्र पाकिस्तान बनने वाले थे, जैसे बलूचिस्तान प्रांत, क्योंकि इसमें विभाजन से पहले 91.8% मुसलमान थे, और सिंध जिसमें 72.7% मुसलमान थे। इसलिए यह दोनों प्रांत पूरी तरह पाकिस्तान को सौंप दिए गए। लेकिन दो प्रांत ऐसे थे भारत में जिसमें एक समान बहुमत नहीं था, इस तरफ पंजाब और उस तरफ बंगाल। लेकिन पंजाब के सिख समुदाय ने यह साफ साफ कह दिया था कि सिखों के किसी भी समुदाय को मुस्लिम शासित राज्य में ना रखे, यानी सिख पाकिस्तान में मिलने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे। वे काफी उग्र थे और इन्होंने काफी विरोध भी किया इसका। लेकिन रेडक्लिफ ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसने पंजाब के दो टुकड़े कर दिए। इस इमेज को देखिए, यह था आजादी के पहले का पंजाब, जिसमें एक भाग पाकिस्तान को दिया गया और एक भाग भारत को दिया गया। अब पंजाब की जनसंख्या का वितरण कुछ ऐसा था जिसमें ऐसी कोई रेखा नहीं थी जिसे करने से हिंदू, मुसलमान और सिखों में विभाजित किया जा सके। लेकिन रेडक्लिफ ने पंजाब के बीचों बीच विभाजन की वो लाइन खींच दी, जिससे न सिख समुदाय को, न पंजाब को और न ही भारत को संतुष्टि मिली। क्योंकि सरदार पटेल ने रेडक्लिफ को कहा था कि इस विभाजन में आप प्राकृतिक सीमाएं, संचार, जल प्रवाह और सिंचाई प्रणालियों को ध्यान में रखकर विभाजन करें और साथ ही सामाजिक और राजनीतिक बातों को भी ध्यान रखें। लेकिन अंतिम निर्णय रेडक्लिफ ने खुद लिया और उसने अपने मनचाहे तरीके से पंजाब का बंटवारा किया। इसी तरह बंगाल का विभाजन हुआ। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को दिया गया और पश्चिमी बंगाल भारत को मिला। लेकिन बंगाल के राजनेताओं की चिंता इस बात की थी कि कलकत्ता किसे मिलेगा, जो आप जानते हैं कि बाद में भारत को मिल गया। और उस तरफ जिन प्रांतों की बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ जुड़ी थी, वहां पर जनमत संग्रह किया गया। तो ज्यादातर लोग पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, इसलिए उन प्रांतों को पाकिस्तान में मिलाया गया। और बंगाल में छठगांव पहाड़ी इलाकों में जो बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, उन बिचारों को विभाजन होने के 2 दिनों बाद तक यह नहीं पता था कि उनका यह इलाका किस देश में शामिल किया गया है। कोई जानकारी उनके पास नहीं थी और यह इलाका आज भी विवाद में है, क्योंकि यह किसी को नहीं पता कि कैसे रेडक्लिफ को छठगांव पहाड़ी इलाकों को पाकिस्तान को सौंपने के लिए राजी किया गया था। पर यह सरदार पटेल के लिए झटका था, क्योंकि यहाँ बसने वाले 98% लोग गैर मुस्लिम थे। इसी तरह बंगाल में मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद और मालदा के निर्णय को भी गुप्त रखा गया था, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 17 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान का झंडा फहराया और फिर बाद में हिंदुस्तान का तिरंगा फहराया गया। यानी रेडक्लिफ ने सभी मुश्किल निर्णय खुद ही लिए, जो असंभव था। और यह निर्णय कैसे लिया गया, इस बात की सच्चाई कभी ज्ञात नहीं होगी, क्योंकि रेडक्लिफ ने भारत छोड़ने से पहले विभाजन के सारे दस्तावेज और अभिलेख जलाकर नष्ट कर दिए थे। और वो इतना घबराया हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की जो लाइन उसने बनाई थी, उसके 40,000 रुपए की फीस तक भारत में छोड़कर रातों रात फरार हो गया था, वो भी 15 अगस्त की रात को ही। और उसके जाने के 2 दिन बाद यानी 17 अगस्त को विभाजन प्रकाशित किया गया। अब विभाजन तो हो गया, लेकिन विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान की नई नवेली सरकारों पर सीमा लागू करने की सारी जिम्मेदारी छोड़ दी गई। अगस्त में लाहौर का दौरा करने के बाद माउंटबेटन ने जल्दी से लाहौर के आसपास शांति बनाए रखने के लिए पंजाब की सीमा पर पंजाब सीमा बल की व्यवस्था की। लेकिन हजारों लोगों की हत्या को रोकने के लिए 50,000 सैनिक काफी नहीं थे और हिंसाओं का घटनाक्रम शुरू हुआ। समग्र उपमहाद्वीप में कुछ 14 करोड़ लोगों ने अपने घर छोड़ दिए और हर संभव साधन द्वारा, कुछ लोग ट्रेन में, कुछ लोग सड़कों के माध्यम से और कारों और लॉरियों में, कुछ बसों और बैलगाड़ियों में, लेकिन सबसे ज्यादा लोग पैदल ही चल पड़े, इस उम्मीद में कि हमारे धर्म के लोग हमें शरण देंगे। लेकिन उनमें से कई लोगों को विरोधियों ने मार डाला। कई लोगों की भूख या थकान के कारण मौत हो गई। कुछ लोग बीमारियों से मर गए और मरने वालों की संख्या अंग्रेज सरकार के मुताबिक 2 लाख थी विभाजन के समय पर। लेकिन उसके बाद अनुमानित यह आंकड़ा 2 लाख से 2 करोड़ के बीच होने का अनुमान है, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल हैं। और इसके अलावा कई बच्चे अनाथ हो गए
न जाने कितने घर उजड़ गए, लाखों औरतों के साथ अन्याय हुआ और जिस जमीन पर उनके पुरखे सदियों से रहते आए थे, उस जमीन को छोड़कर जाना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी थी। अब कल्पना तो कीजिए उन लोगों की जिन्हें अपना सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा था। यानी बंटवारे की यह त्रासदी आज के भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के इतिहास में एक ऐसी त्रासदी साबित हुई जिसमें बंटवारे की रेखा अपने साथ गुस्सा, बेबसी और क्रूरता का सैलाब लेकर आई थी। अब बात करते हैं उन प्रांतों के बारे में जो इस रेड क्लिफ लाइन की वजह से आज भी विवाद में है। तो छठगांव पहाड़ी इलाकों में 97% बहुसंख्यक गैर मुसलमानों की आबादी थी, जिसमें ज्यादातर बौद्ध थे, लेकिन यह पाकिस्तान को सौंप दिया गया। पर 17 अगस्त को फिर से भारतीय तिरंगा यहां पहनाया गया, जिसका पाकिस्तानी सेना ने विरोध किया था, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हुआ। कुछ वैसा ही इन प्रांतों में भी हुआ, जिसमें मालदा प्रांत, फिर खुलना और मुर्शिदाबाद प्रांत और करीमगंज यानी आसाम का सिलहट जिला शामिल थे। और आज कश्मीर को लेकर जो विवाद है वो उस समय रेड क्लिफ समझौते का हिस्सा नहीं था। जम्मू कश्मीर तो बाद में महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत में शामिल हुआ था। पर अगर आयोग अधिक सावधान होता तो विभाजन में जो बड़ी भूलें हुई वो ना होती। उदाहरण के लिए ऐसी कई घटनाएं हैं जहां सीमा रेखा इस प्रकार खींची गई कि गांव का कुछ भाग भारत में और कुछ भाग पाकिस्तान में रह गया। कुछ जगह पर विभाजन रेखा एक घर के बीच से गुजरी, जिसके कुछ कमरे एक देश में और दूसरे अन्य देश में रह गए। कई किसानों के साथ भी ऐसा हुआ, आधा खेत भारत में, आधा पाकिस्तान में। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाही के साथ यह विभाजन हुआ था। और अभी कुछ दिन पहले मैंने एक न्यूज में देखा था कि केरल का एक लड़का था जिसके पास उनके बुजुर्गों द्वारा दी गई एक चाबी थी, लेकिन इस चाबी से जो ताला खुलने वाला था वो घर आज पाकिस्तान में है। शायद इसीलिए उस दिन के बाद साइरिल रेडक्लिफ वापस कभी भारत नहीं आया, क्योंकि इतना तो साफ है कि रेडक्लिफ ने बिना कुछ ध्यान में रखकर यह काल्पनिक लाइन बनाई थी, जिसे भारत और पाकिस्तान दोनों ने स्वीकार कर लिया था, जो आज भी कायम है। बस दोनों ओर अब इस डॉटेड लाइन पर ईंट और सीमेंट से बनी दीवारें खड़ी है। जय हिंद, धन्यवाद।